सबसे पहले ना आपको कुछ टिप्स मैं बताना चाह रही हूँ इस्लामियात के पेपर के हवाले से। ये बात आप लोगों में भी डिस्कस नहीं हुई थी, तो आप इसको नोट करें अपने पास कि इस्लामियात के पेपर को अटैम्प्ट कैसे किया जाता है। इस्लामियात के पेपर में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में की जाती हैं, जिसकी वजह से इस्लामियात सेकंड नंबर पे आता है फेलियर वाली लिस्ट में। पहले नंबर पे कौन से पेपर रुकते हैं ज़्यादा? बहुत से लोग ऐसे में भी निकल जाते हैं, उनकी किस्मत ख़राब होती है कि वो प्रेसी और कॉम्पोजिशन में रुक जाते हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे इस्लामियात ही आता है। उसके बाद अदर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर किसी के आ रहे होते हैं तो वो आते हैं। ठीक है, देखें सबसे पहले ना आप लोग ये पहले पॉइंट को समझें कि इस्लामियात का मतलब सिर्फ इस्लाम नहीं होता, इस्लामियात का मतलब सिर्फ शरीयत नहीं होती। अगरचे ऐसा है, लेकिन क्योंकि अब आप इस वक्त जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ इस्लामियात से गुजारा नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से गुजारा नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी से गुजारा नहीं होगा। सही है? अगर आपको लगता है आपकी इस्लामियात यहाँ तक है और बहुत अच्छी है तो आपको गलत लगता है, यहाँ तक होना काफ़ी नहीं होता। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे करंट अफेयर लिखा है, इस्लामियात का मतलब भी करंट अफेयर ही है। आपके सीएसएस में आपके तमाम सब्जेक्ट करंट अफेयर से बात करते हैं, अपने ओरिजिनल सब्जेक्ट से बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज से बात करते हैं, वो क्या होती है? कोई भी सब्जेक्ट है आपका, उसमें तीन चीजें होती हैं। हिस्ट्री, ठीक है, उस सब्जेक्ट की हिस्ट्री होती है। इस्लामियात की हिस्ट्री आपको बता दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, खुलफाए राशिदीन का दौर है। ठीक है, इससे पहले की हिस्ट्री तो कोई है नहीं, क्योंकि ये जो है हमारी शरीयत वो शुरू ही आप अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुई है, उससे पहले से नहीं थी। उससे पहले दीगर मज़ाहिब थे, आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, वो इस वजह से पता होना चाहिए ताकि आप ज़रा कंपैरेटिवली एनालाइज कर सकें अपने जवाब को। बिलफर्ज तौहीद, इस्लाम कायल है तौहीद का, लेकिन क्या हर मज़हब तौहीद का कायल है? कायल से मुराद क्या हर मज़हब में ये बात है कि खुदा एक ही है और उसी ने कायनात को बनाया है और ज़मीन पे जो कुछ होता है उसी की मर्जी से होता है? क्या हर मज़हब इसको फॉलो, इस बात को मानता है? ऐसा नहीं है। क्या हर मज़हब औरत को वही इज्जत देता है जो इस्लाम ने दी है? ऐसा नहीं है। क्या हर मज़हब में विरासत उसी तरीके से तकसीम होती है जिस तरीके से इस्लाम में होती है? तो ऐसा नहीं है। आपको कुछ ना कुछ दीगर मज़ाहिब के बारे में पता होना चाहिए, दीगर मज़ाहिब में भी मेन मज़हब का पता हो। मेन कौन से? और बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, और आगे चलें हिंदुइज्म और जुडिज्म। ये चार ऐसे हैं, अगर आप चारों में से चीज़ों को चुन चुन कर निकालें तो बहुत ही अच्छा है। अगर चार में से कोई चीज़ नहीं निकाल पाते तो एटलीस्ट दो में से तो निकालें, उन दो को कंपेयर करें आप इस्लाम से। सही है, एक बात तो ये हो गई। जो ये वाला पॉइंट है इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, इस्लाम और करंट अफेयर आपका साथ साथ होना चाहिए इस्लामियात के पेपर में। कोई मुझे बताएगा इस बात का मतलब कैसे साबित करेंगे आप? इस पॉइंट का मतलब क्या है मेरे कि इस्लामियात और करंट अफेयर एक साथ कैसे आ सकता है? सही है, और कोई सॉलिड पॉइंट बताएं। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि देखें इस वक्त इस्लाम के जितने मसले हैं ना, सारे कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेट ज़रूर कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया एक इस्लाम का मसला है और दूसरा एक करंट अफेयर का मसला है। ठीक है, ख़वातीन के हुकूक, अगर कोई एसिड अटैक होता है औरतों पर या औरतों के साथ कोई और मसले होते हैं तो उसके लिए लॉ पास किए जाने शुरू कर दिए गए। ठीक है, अब आपको वो हर एक किस्म का लॉ पता होना चाहिए। डाइवोर्स का क्या लॉ है आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से कोई नई अमेंडमेंट आ रही है तो आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर के बारे में, इंटरसेक्स के बारे में शरीयत ने क्या हुक्म दिया है आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए अभी रिसेंट कौन से लॉ पास हुए हैं, कौन से एक्ट पास हुए हैं, कौन से बिल पे साइन हुआ है, कौन सी अमेंडमेंट हुई है। मेरी बात का मतलब ये है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आपने इन चीज़ों को अपने पेपर में रिलेट करना है।
ठीक है, ऐसा नहीं है आपने सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी से बात कर ली और सिर्फ सहाबा की जिंदगी से बात कर ली तो आपका पेपर कंप्लीट हो गया। बहुत पॉसिबल है गुजारे वाले नंबर तो आपको मिल जाएंगे या मे भी पॉसिबल है ना मिल सकें, लेकिन जब तक आप कुछ करंट अफेयर को उसमें रिलेट नहीं करेंगे बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से एक ऑर्डिनेंस आए थे हुदूद और किसास के ज़ियाउल हक के दौर में, ठीक है, बाकायदा लॉ बन गया था ना, एक रिटन फॉर्म में मौजूद है। जो लॉ आपके पास रिटन फॉर्म में मौजूद है आपको वो पता होना चाहिए कि ये कुछ ऐसा लॉ है जो इस्लाम से रिलेट कर रहा है, तो आपने वो याद कर लेना है। इसी तरीके से एक इंटरेस्ट के बारे में लॉ पास हुआ है, फिलहाल झगड़ा चलता है, शरई कोर्ट में आता है, अगर से वहां से रिजेक्ट वहां पे आके अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन एक एक्ट तो बनता है, बिल तो बनता है, बात तो होती है उस पर, एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिटर्न फॉर्म में तो आ जाता है। जो भी चीज शरई हवाले से रिटर्न फॉर्म में आ जाए वो आपका करंट अफेयर है। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अब आप ये नहीं पूछेंगे इसको हम लिखेंगे कैसे, रिलेट कैसे करेंगे? इतनी बात तो मैंने बता दी, करंट अफेयर इस्लामियात का ताल्लुक क्या है। जी देखें, जब आप बात कर रहे होंगे ना, आपने बात की खवातीन के हुकूक की, ठीक है, आपने बात की कि इस्लाम ने खवातीन को हर तरह का हक दिया है, चाहे वो मुलाजमत करे, चाहे वो हुक्मरानी करे या वो कुछ और करे, उतना ही हक है जितना मर्दों को भी है, ठीक है। ये बात तो आपको शरीयत ने कही थी, क्या इस पर हमारा कोई लॉ है? इस पर लॉ है, सॉरी जी, इस तरह के लॉ हैं हमारे पास, आपको वो पता हो। अब आपने अपनी पूरी बात कर ली, आपने हेडिंग बना ली, आपने अपनी बात बता दी, उसके बाद आप उसको रिलेट करेंगे किसी लॉ से कि पाकिस्तानी लॉ भी ये कहता है, लेकिन लॉ में होने के बावजूद भी हमारे मुल्क में इस पर अमल नहीं होता। औरत को विरासत में हिस्सा दिया जाएगा, ये बात बाकायदा रिटर्न फॉर्म में मौजूद है, अगरचे शरीयत ने कही है, लेकिन पाकिस्तानी कानून में भी ये बात मौजूद है कि औरत का क्या हिस्सा है और उसको किस तरीके से दिया जाना चाहिए। लेकिन अब आप बताएंगे क्या पाकिस्तान में दिया जाता है? मोस्टली दिया जाता है, मोस्टली नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता, सही है, मोस्टली नहीं दिया जाता, यही सारे मसले हैं। इसी तरीके से मैंने आपको सूद का मसला बताया, अब ये भी हमारे पास रिटर्न फॉर्म में आ चुका है कि जो सूद है ये हराम है, और शरीयत ने तो इसको हराम बहुत पहले ही कहा था। आपने शरई हवाला दे दिया, किसी भी जगह कोई मिसाल कोट कर दी, और उसके बाद आपने बताना है कि ये फला एक्ट था हमारा और ये इस जगह पर मौजूद है कि रिबा सिरे से ही हराम है, भले वो बैंक के जरिए हो, भले वो किसी भी चीज के जरिए हो। क्लियर हो गई बात? जी जी, यही आपको बता रही हूँ कि देखिए, ये नहीं कह रही आपको कि अब आप पूरा लॉ उठाकर पढ़ना शुरू कर दें। आपने सवाल पढ़ा, देखें आपके जो सिलेबस है उसके अंदर एक पोर्शन है ना इंसानी हुकूक और खवातीन के हुकूक, ऐसे ही है, आपको पता होना चाहिए कि इंसानी हुकूक क्या क्या है, ठीक है। यूएनओ ने अगर पूरा चार्टर रिलीज किया है तो उस चार्टर में ऐसी कौन सी शिक है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो डायरेक्ट टारगेट कर रहा है इंसान के हुकूक पे, कि इंसान को आज़ादी है अपने मजहब सेलेक्ट करने की, इंसान को आज़ादी है अपनी जैसे चाहे जिंदगी गुजारने की। आपको ये वाला आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए। अब क्लियर हुई बात? इसी तरीके से बिल फर्ज आपने, और कौन सा टॉपिक है? हाँ जी, अब समझ में आ गई बात कि पूरी लॉ की बुक उठा के नहीं पढ़नी, रैंडम लॉ उठा के नहीं पढ़ना, जो आपके सिलेबस में पॉइंट्स हैं, हेडर्स हैं, उनसे रिलेट करके लॉ को निकाल के लेकर आए। बहुत मुमकिन है कि हर किसी के बारे में लॉ नहीं मौजूद हो, लेकिन अक्सरियत चीज़ों के बारे में लॉ बाकायदा पास हो चुका है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, उसका आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जेंडर स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने बहुत न्यूट्रल रह के चलना पड़ता है। आप किसी एक पल्ले को भारी नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि जेंडर है, इस्लाम ने सबसे ज़्यादा बताया है, तो क्रिटिक आएगी आपके ऊपर।
आपने दोनों पहलुओं को लेके चलना है कि अगर जो इस्लाम ने बताया है लेकिन क्या सोसाइटी उसको फॉलो करती है। सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी की बात नहीं हो रही, ओवर दी वर्ल्ड क्या वो सोसाइटी औरत को किसी भी तरीके का कोई हक दे रही है? जितनी भी फेमिनिस्ट वेव्स आई हैं वो क्यों आई हैं? क्या औरत को उनके हक मिल रहे थे इसलिए आई हैं? औरत को उनके हक नहीं मिल रहे थे वो इसलिए आई हैं। अब जब वो आई हैं, जो स्टार्ट में फर्स्ट वेव थी, सेकंड वेव थी, उसमें उनका मोटिव क्या था? क्या उनका मोटिव वही था जो अभी रिसेंट हमारी औरतें उठाती हैं? क्या वो मोटिव वो था? वो नहीं था। तो आपने ऐसा नहीं है सिर्फ एक चीज को पकड़ना है, बुरा है बुरा है बुरा है, तो ये ऐसे आपका पेपर टाइम हो ही नहीं सकता। आपने अच्छा पहलू भी देखना है और बुरा पहलू भी देखना है, और दोनों को साथ लेके न्यूट्रल रह के आपने अपने पेपर को करना है। यही चीज इस्लामियात में भी है। अभी एक पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगी। अब इस्लामियात एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है सेक्युलर माइंडसेट भी बन सकते हैं, कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, एक ही फेवर में बात भी कर सकते हैं, किसी एक फिरके को ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा मुतासिबाना जो रवैया होता है, यानी बहुत सख्त अल्फाज, किसी पे किसी को बुरा भला कहना, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, आप ये इस्लामियात के पेपर में नहीं कर सकते। हाँ बोलो। सॉरी मैं क्लास में हूँ, मैं करती हूँ कॉल। इतनी बात क्लियर हो गई। एक जेंडर स्टडीज और दूसरा इस्लामियात। बहुत संभाल के आपने अपने अल्फाज चुनने पड़ते हैं और हेडिंग्स बनानी पड़ती हैं बहुत सोच समझ कर। अच्छा, सेकंड पॉइंट, देखें, सबसे बड़ा जो मसला आता है ना इस्लामियात के पेपर में, आपने एक हेडिंग डाली कि नमाज के इंसानी ज़िंदगी पे असरात, ये आपकी हेडिंग हो गई। आपने इसके नीचे सारे असरात बता दिए। आपने बताया कि इंसान वक्त की पाबंदी करने लगता है, इंसान गुनाहों से रुकना शुरू हो जाता है, इंसान खुद भी गुनाह से रुकता है, दूसरों को भी गुनाहों से रोकता है। आपने इस तरीके से सारी बातें अपने ज़ाती अल्फाजों में लिख दी, लेकिन आपके पूरे पैराग्राफ में कोई एक आयत या कोई एक हदीस नहीं है। वो जितना कुछ आपने लिखा है ना वो सारा बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस तरीके से नॉर्मल चीजें लिखना या बोलना ये हर कोई कर सकता है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं मांग रहा। अगर एग्जामिनर को यही चाहिए होता तो फिर वो नहीं, बल्कि जो है मकसद ये होता है कि आप कोई भी एक चीज लिख रहे हैं, आप उसको रिलेट करेंगे, यानी उसकी दलील देंगे किसी कुरान की आयत से या फिर हदीस से। दूसरी बात, सिर्फ कुरान की आयत या हदीस दे देना उर्दू में या उसका मफहूम दे देना, ये भी आपके इस्लामियात के पेपर के लिए काफ़ी नहीं होता। क्या काफ़ी होता है? नहीं, डिफाइन नहीं, अरबिक लिखना। ठीक है, आपने मेहनत इस पे करनी है कि आपको एटलीस्ट अरबी की आयतें याद होनी चाहिए, किसी ना किसी तरीके से उसको याद करने की कोशिश करें। और दूसरी बात कि जब आप अरबी आयात कोट करेंगे तो अगर आपको अरबी याद हो गई है तो बेहतरीन तरीका यह है कि आप उसकी उर्दू छोड़ दें। सही, सिर्फ आप उसकी अरबी लिख दें और उर्दू तर्जुमा छोड़ दें। इससे एक ऐसा एक ये इंप्रेशन पड़ता है कि जो पेपर अटैम्प्ट करने वाला स्टूडेंट है, वाली स्टूडेंट है, उनको अरबी से कुछ ना कुछ वाकफियत है। अगर वो अरबी लिख रही हैं इसका मतलब उनको पता है कि ये अरबी यहाँ लिखी जानी थी। बिलफर्ज औरत को मिरास में कितना हिस्सा मिलेगा, आपने आयत कोट कर दी।
तब भी ट्रांसलेशन लिखे ही नहीं, अगर याद हो रही है ठीक है। लेकिन अगर जिनको मसला है याद नहीं हो रही, अव्वल तो ये उज़र आपका होना ही नहीं चाहिए कि याद नहीं हो रही। अगर आप बैठे हैं एक ऐसे एग्जाम में जिसमें आप जैसे हजारों लोग बैठे हैं, तो किसी ना किसी तरह आपकी कोशिश होनी चाहिए आपका पेपर दूसरों से नुमाया हो। और आपको भी ये पता है और उन्हें भी ये पता है कि हर किसी को अरबी आयतें याद नहीं होती। सबको यही पता है ना। अभी आपसे कहा जाए कि सूरह बकरा याद कर लें, सूरह कहफ याद कर लें, सूरह यासीन याद कर लें, एक लगेगा ना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। एमबीबीएस करने से ज्यादा मुश्किल काम आपको ये लगेगा। जिनकी वाकफियत नहीं है उनके लिए बात कर रही हूँ। अगरचे आसान है लेकिन लगता है ऐसा है, इंसान के अंदर है ही कि वो हर चीज को बहुत हवा बनाता है। ठीक है, तो जैसे आपको लग रहा है ना वैसे उनको भी लग रहा है, जो बाकी 60,000 लोग हैं। तो आप कोशिश करें कि आप याद कर लें, कोई और नहीं कर रहा आप कर लें। तो जब आप दोनों चीज़ों को देखेंगे कि आपको अरबी भी याद करनी है, आपको उर्दू भी याद करनी है, ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इससे बेहतर है आप अरबी का रट्टा लगा लें बस। लेकिन सिर्फ रट्टा ना हो। अब देखिए मैंने आपको कहा ना औरत की मीरास का सवाल हो रहा था कि शरीयत ने औरत को मीरास में कितना हिस्सा दिया है, या औरत का मीरास में कितना हिस्सा है शरई एतबार से। मैंने जस्ट ये आयत लिख दी, ठीक है। अब इसके अंदर साफ साफ बता दिया है कि जो कुछ वालिदैन छोड़ें तो उसका आधा औरत के लिए होगा। अब देखें 3 चीजें आप लिख सकते हैं जो आप अपना रेफरेंस दे रहे हैं। आपने लिख दिया अल आया कि ये आयत है, सही। नहीं याद आ रहा आपको कि आपने याद तो किया था। अब अगर आपको हदीस को याद है, तो अगर आपको नहीं याद आ रहा कि जो मुझे याद है वो हदीस है कि वो आयत है, बाज़ दफ़ा ये हो जाता है। अगर किसी की इतनी स्ट्रांग है विल, वो याद कर सकता है, तो उसको इस तरह होता है। आपको नहीं याद आ रहा, आपने सूरत लिख दी। सूरत का नाम याद है, सूरत का नाम लिख दें। वो भी नहीं आ रहा, आपको एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि आपने कुरान से कोई दलील दी है, आप जस्ट कुरान लिख दें। और जहाँ हदीस कोट कर रहे हैं वहाँ जस्ट हदीस लिख दें। लेकिन एक और इसकी एक अच्छी सी ट्रिक ये है, हदीस की बेसिक्स बुक कितनी है? 6 जिन्हें हम क्या कहते हैं? सही लिखा है मैंने जी, सही। ये है 6 बुक आपकी। कौन कौन सी हैं ये पता है? कौन कौन सी हैं? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, 1 2 3 4 5, इब्ने माजा शामिल है? नहीं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी नहीं, मौता इमाम मालिक फिकी कुतुब है। अच्छा, ये वाला फर्क याद रखिएगा, ऐसा ना हो हदीस की कुतुब में फिका की कुतुब के नाम लिख दें। अभी किसने कहा मौता इमाम मालिक? जी, मौता इमाम मालिक फिका की किताब है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की फिका की किताब है। तो वो फिका की कुतुब में अगरचे हदीस से बहस होती है, मगर वो हदीस की बुक नहीं है। इब्ने माजा ही है गालिबन। ये बुक है, एक ट्रिक बता रही हूँ आपको जस्ट। ये 6 बुक हैं, असल मरकज हदीसों के निकलने का वो ये 6 बुक हैं, सही है। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी लातादाद हैं जो हदीसों पर मुश्तमिल है। लेकिन अब आपको याद नहीं आ रही आपने चीज कहाँ से कोट की। अच्छा, आप हदीस लिखने के बाद ना ये नहीं कोट कर सकते हाफिज करीमदाद चुगताई। कौन है हाफिज करीमदाद चुगताई? कौन है? आपकी इस्लामियात के बुक के राइटर है, सही, जो सीएसएस में आप कवर करने के लिए पढ़ते हैं। है किसी के पास? ये सही, ये बुक है। तो अब आप हदीस लिख रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम ने कहा है मुसलमान मुसलमान का भाई है, एक मुसलमान का खून दूसरे मुसलमान पर हराम है। रेफरेंस में आप लिख देते हैं हाफिज करीमदाद चुगताई। समझ आ रही है बात? तो ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां आपने नहीं करनी है। आपको इस वजह से ये ट्रिक बताइए कि 6 जो कुतुब है सिहाए सित्ता की, हदीसें यहीं से निकलती हैं। इनमें से जो भी किताब का नाम आ रहा है आप वो किताब लिख दें। बेसिकली सबसे बुनियादी किताब ये 2 हैं, सही है, बुखारी, सही बुखारी और सही मुस्लिम। जी जी
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इतना तो फर्क आपको भी पता होगा कि इनके अलावा भी जो बुक हैं वो मुस्तनद हैं। सही है, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात आप लोगों को मालूम है क्या, इन 6 किताबों के अलावा भी कोई किताबें हैं हदीस की, या बस इतना ही? नहीं, बेशुमार कुतुब हैं, बेशुमार मुस्तनद कुतुब हैं जो हदीस की हैं, जो हमारा बेसिक जहाँ से हम रेफरेंस निकाल कर लेकर आते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैंने बताया है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता है, देखें जो आप जब अपनी किताबें खोल के देखेंगे ना, जितनी भी आपकी CSS की बुक्स हैं, एक है ये हाफिज करीमदाद चुगताई की, और एक और जो दूसरी बुक थी मेरे ख्याल से ये प्रोफेसर अरशद, एक इनकी बुक है और एक फरखुंदा नाम है उनका। ये ओ लेवल्स की बुक है, ये वाली ओ लेवल्स की है, ये CSS की है, और हाफिज करीमदाद चुगताई जो हैं ये भी CSS हैं। आप अपने पेपर, इस्लामियात के पेपर की तैयारी इन्हीं बुक से करते हैं। तो मेरे बताने का मकसद ये है, एक सेकेंड, जब आप इन 3 बुक्स को खोलेंगे, ये वाली जो बुक है ये सिर्फ आयात और हदीस है इसके अंदर, ठीक है। ये जो बुक है, इनकी बुक में सिर्फ हिस्ट्री है, हिस्ट्री में होने मतलब तारीख में होने वाले जितने भी वाकयात हैं उनको बहुत तफसील से बताया गया है। तो आपको जगह जगह जाकर किसी वाकये को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस बुक से अपने हिस्ट्री के वाकयात को निकाल कर पढ़ सकते हैं। सही है। और ये जो हाफिज करीमदाद चुगताई है, इनकी बुक में हेडिंग्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं, अगरचे आयात हदीसें भी हैं लेकिन हेडिंग बहुत अच्छी बनी है। अगर आप उन हेडिंग के वर्ड्स को भी कॉपी कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये 3 बुक्स हो गई। दूसरी बात सुने, इन तीनों बुक के अंदर जो हदीसें हैं, जो आयात सॉरी हदीसें जो भी हैं, हर हदीस के नीचे आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, सही बुखारी या फिर सही मुस्लिम। सही है। अगरचे और भी कुतुब हैं लेकिन आपको रेफरेंस यहाँ से मिल रहा है, तो बताने का मकसद ये अक्सर हदीसें इन किताबों के अंदर भी यहीं से हैं। तो अगर आप कहीं मुश्किल में पड़ जाते हैं और आपको पता है कि जाहिर है कोट तो करना है, कुछ ना कुछ तो कोट करना है और वहाँ रेफरेंस भी देना है, तो आप अपने रेफरेंस को इस तरीके से ढाल सकते हैं। क्लियर हो गई? अब आप बताएं क्या पूछ रही थी? देखें, अगर आप ये वाली बात कर रही हैं ना, तो ये मैं सबको ओवरऑल सारे सब्जेक्ट के लिए बताना चाह रही हूँ। अगर आप ये सोचते हैं CSS करने के लिए आप किसी एक बुक को ले लें या किसी 2 बुक को ले लें और आपका पेपर अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाए, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। CSS का मतलब ये है आपने रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है और वो भी ऑथेंटिक सोर्सेज से। क्लियर हो रही है? अब आप ये एक बुक उठा लें हाफिज करीमदाद की, ओवरऑल एक एक चीज इसके अंदर लिखी हुई है, लेकिन ये बुक क्योंकि मार्केट में है, मार्केट में होने का मतलब ये है हर कोई इस बुक को ले रहा है, इससे पढ़ रहा है और पेपर दे रहा है। तो आप मुझे बताएं, जब एक जैसा मटेरियल, अगर आपने कभी स्कूल में पढ़ाया हो, आप में से किसी ने भी एक क्लास का पेपर लें और हर बच्चा सेम चीज लिख कर लाए, तो क्या फील होता है? हाँ, किसी की कोई वैल्यू नहीं रहती, ऐसा है। तो आपने हर पेपर के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है और अच्छे से अच्छा इकट्ठा करना है। इसी वजह से जो आपको पहला पॉइंट बताया था कि करंट अफेयर में आपने लॉज को निकाल के लेकर आना है और वहां से अपने पेपर को रिलेट करना है, ये चीज आपके नम पेपर में ज्यादा स्कोर दे सकती है। दूसरी बात, ये जो 3 बुक्स है ना, ये बहुत अच्छी हैं। अगर आप तीनों ले लें और तीनों से जो मैंने आपको बताया है कि पहली वाली बुक में हेडिंग्स बहुत अच्छी हैं, कॉपी करना चाहें वो कॉपी कर सकते हैं। दूसरी वाली में आयतें और हदीसें बहुत अच्छी तरीके से एक जगह इकट्ठा की हुई हैं, और जो तीसरी है उसमें तारीख में होने वाले जितने भी वाकयात हैं, जितने भी गज़वात हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। वरना आपको एक एक चीज़ लेने के लिए 3-4 बुक्स को लेना पड़ेगा, तो बेहतर ये आप ये बुक ले लें। लेकिन इसके अलावा भी आपने गूगल रिसर्च करनी है और रिसर्च पेपर्स निकालने, उनको पढ़ने, ताकि आपके पास नए से नया मटेरियल इकट्ठा हो।